हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बातें बहुत आम है। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता। लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूत प्रेत का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसे ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसीलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके आसपास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग जाते। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था, जो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसान को भी मार देता था और जानवरों ने शिकार किया ऐसा खबर फैला देता था। कुछ दिन बाद जब लोगों को ये बात का पता चला तो सारे गांव वालों ने मिलकर उस शिकारी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आ गई जहाँ पर उस हवेली में उसकी खुद की तस्वीर थी। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया। सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया ताकि सब लोग समझ जाए कि शिकारी अब लौट आया है। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थरों और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की बात बता रही थी। अमावस्या का रात था। बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी। शहर के कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सामने कुछ भी दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी, वह हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। एक बिजली जोर से कड़की। उसकी आवाज़ पे गाड़ी में ब्रेक्स लग गए। ड्राइवर बोला, साहब सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, मुझे गाड़ी चलाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है और रास्ते भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो जाए, इसीलिए यहीं कुछ देर रुक जाते हैं। सब राजी हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी उसी हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, बाबा क्या हम यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं? बारिश बहुत तेज हो रहा है और हम यहाँ पे नए हैं। उसके बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। वो तीनों लोग हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे ही अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही बहुत बड़ी तस्वीर लगा हुआ था। बड़ी सी मूंछ और हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पुराने ज़माने की बंदूक, जैसे कि कोई महाराजा। फिर कुछ देर बाद सागर ने बोला, बाबा क्या आप इसी हवेली में रहते हो और वो भी अकेला? फिर बाबा ने जवाब दिया, मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ, आज बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाया। सागर ने फिर बाबा से पूछा, वैसे मुझे ये बताओ बाबा, जब हम बाहर दरवाजे पे खड़े थे तो हमने देखा कि आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, तो फिर दरवाज़ा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे कि चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें कमरा दिखा देता। वे लोग सीढ़ी पे जैसे ही चढ़ने लगे, उन्हें लगा कि उन्हें कोई घूर रहा है। वे लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि कोई देख रहा है। बहुत ही गुस्से से एकदम से
सबको नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उस तस्वीर की आंखें हिली थीं, थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वे थोड़ी डर गए थे। सबको उस बाबा ने कमरे में ले गया, पर ड्राइवर गाड़ी में ही था। उसको किसी ने नहीं बुलाया। तीनों इतने थक चुके थे कि लेटते ही कमरे में आंख लग गई। जगह नई थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। अंदर काफ़ी गर्म था कमरा। शायद आधी रात का समय होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जाग गए। शिरीष ने कहा कि मुझे सपना आया था। उसके सपने में उस फोटो वाला आदमी को देखा और वे हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों दोस्त को लगा कि ये कोई मजाक होगा, इसीलिए उन्हें शिरीष को समझा के शांत किया। लेकिन फिर एकदम बिल्कुल वही सपना रमेश और सागर को भी आया। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज़ लगाई तो बूढ़े ने दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया हो। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोर की प्यास लग गई। साथ में पानी लाया था, वो भी एक घूंट में ही खाली हो। खिड़की से बाहर आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनके सामने था, लेकिन उसको उनकी आवाज़ जा नहीं रहे थे। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाया, फ़ोन करना चाहा तो नेटवर्क नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था या कोई नहीं जानता, लेकिन वह किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद उसके रूम के दरवाजे खुलते हैं। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगते हैं, लेकिन बाहर जाने का दरवाज़ा कहीं नहीं मिला, ना ही कोई खिड़की मिला। सब लोग ऊपर की ओर चले गए। वहाँ से कूदने के बारे में सोचे, लेकिन वह इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो रहा था। ये सब क्या हुआ, यह सब सोच के वे आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी हुई थी। वे लोग घर में पूरा ढूंढे, पर ना तो कहीं पे खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए कुछ। क्या करें, यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगे थे। शाम होने लगती है और उसी हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीन दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। रात बीत जाती है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसके हाथ दीवार पे टकरा के खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे कि पागलों की तरह खून चाटने लगते हैं।